बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जो है चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण का महत्व, इन 3 टॉपिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है, आपकी बुक में सबसे पहले आपको एक परिस्थिति पे ध्यान देने के लिए क्या कहा गया है। तो क्या क्या परिस्थितियां हैं, जैसे कि गर्मियों में हम कमरे के ताप पे दूध को खुला छोड़ देते हैं, तवे, कील आदि को आर्द्र वायु में छोड़ देते हैं, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाते हैं, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों पे सोचने को बोला गया है आपका। तो देखते हैं कि जनरली आप जो है, जैसे दूध है उसको खुला छोड़ देंगे तो या तो फट जाएगा या दही में चेंज हो जाएगा, या लोहे पे आपका क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। और अंगूर को ऐसे छोड़ेंगे तो वो सड़ जाएगा, उसमें से एक प्रकार की स्मेल आने लग जाती है। भोजन को पकाते हैं तो वो पूरा चेंज हो जाता है। हमारा जो हम खाना खाते हैं, जब उसे हम पचा लेते हैं तो वो चेंजेस आ जाते हैं। हमारे सांस लेने में भी इवन चेंजेस होते हैं। तो इन सभी जो परिस्थितियां हैं, ये जो सिचुएशन है, इसमें जो भी हमारी वस्तु थी उसकी प्रकृति एवं पहचान, यानी कि कुछ ना कुछ वो चेंज हो गई है। तो पदार्थ का जो फिजिकल यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला क्रियाकलाप है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, यानी बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो इसमें ये हमारे वॉच ग्लास है, जब हम मैग्नीशियम जो रिबन है इसको हम जलाते हैं तो हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरा हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल पीछे दिया गया है 1.2। यहाँ पे हमें क्या है कि हमारे कोनिकल फ्लास्क है, हम इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसको लेते हैं, उसमें जिंक डालते हैं। जैसे दोनों को डालेंगे तो यहाँ पे से गैस निकलती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इन दोनों क्रियाकलापों को देखना। इसी के द्वारा हमारी रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन बनेगी। तो दोनों में हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का निष्कासन उत्सर्जन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ। तो यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखेंगे तो पाएंगे हमारे चारों ओर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं उनके प्रतीकात्मक रूप को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है आपने अभी इससे पहले क्रियाकलाप देखा था मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या था हमारा मैग्नीशियम को जब हमने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो हुई हमारी एक रासायनिक समीकरण बनाती है। तो कैसे बनी समीकरण, इसको हम लिख कैसे सकते हैं सिंपल रासायनिक समीकरण के फॉर्म में। तो ये है हमारी रासायनिक समीकरण। हमने एक प्रयोग किया, और प्रयोग को हमने क्या करा, इस फॉर्म में लिखा। ये हमारी एक समीकरण यानी कि इक्वेशन कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन इसको हम कहेंगे। तो हमने एक प्रैक्टिकल करा, उसको हम इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये हमारी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो देखिए मैग्नीशियम का रिबन था और आपने उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हमारी ये रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहलाती है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का एक तरीका है, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं यानी अभिकारक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने शुरू में लिए थे, इनको हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो ये हमारा बना, यानी हमने मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाता है। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स होता है उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट होता है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। तो जब हम 2 चीज़ें मिला रहे हैं, जैसे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, 2 को मिलाया, तो बीच में हमारा ये प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे भी आ सकता है प्लस का साइन। अब हमारा है कि रासायनिक समीकरणों को लिखना। अब हम जो है, ये जो हमारी रासायनिक समीकरण है, अगर हम इसे लिखें
तो ये बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लिखें कैसे? जैसे हमने मैग्नीशियम है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, जैसे मैग्नीशियम है उसको हम Mg कहते हैं, ऑक्सीजन है उसको O2 कहते हैं। तो हम उसको सिंपल यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO कह सकते हैं। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। वो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल और शॉर्ट है। तो अब इसमें हम परमाणुओं की संख्या यानी अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, एटम, उस पर ध्यान देंगे। तो देखते हैं कि इसमें Mg इस तीर के निशान की तरफ दाएं और बाएं दोनों जगह बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Mg तो एक है, यहाँ पे भी एक है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक है। अब इस टाइप से हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो ये हमारी असंतुलित कहलाती है, यानी बैलेंस नहीं है। तो 9th क्लास में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो याद होगा आपको कि उसमें क्या था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाशन होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जितना भी द्रव्यमान होगा उसमें जो उत्पाद होगा ये भी बराबर होगा। हमने यहाँ पे जो देखी रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं थी, लेकिन हम जो है नीचे देखते हैं कि हमें हमारी जो ये रिएक्शन है बैलेंस है। कैसे है देखते हैं। जिंक, ये जो तीर है, तीर का ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी यहाँ यहाँ जो हमारे परमाणु हैं वो बराबर होने चाहिए। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है। तो इसको हम देखते हैं जैसे Zn, इधर भी Zn एक है, इधर भी Zn एक है, यानी जिंक एक हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारी रासायनिक जो है समीकरण है ये संतुलित है। तो जो रासायनिक समीकरण होती है वो हमेशा संतुलित होनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। आपकी किताब में आपको बहुत लंबी प्रोसेस के थ्रू जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बताया गया है। जनरली जो हमारा सिलेबस है या जो हमारा पेपर है उसमें इतना लंबा जो है नहीं आता है। तो हम जो है केमिकल इक्वेशन को सिंपल तौर पे या सिंपल स्टेप से बैलेंस करना सीखेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इस पे आपको ये केमिकल रिएक्शन दी गई है। इसमें हम 2 एग्जांपल, एक तो सिंपल वाला वाली इक्वेशन लेंगे और एक थोड़ी सी टफ वाली इक्वेशन लेंगे, दोनों को सॉल्व करके बताएंगे सिंपल मेथड के थ्रू। हमारे पास एक इक्वेशन है, अब इसको हम सिंपली जो है बैलेंस कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे BaCl2 दिखाई दे रहा होगा, H2SO4 दिखाई दे रहा होगा, BaSO4 और HCl दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, आप ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है पहले उसको सॉल्व ना करें। आप जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तत्वों को अगर पहले सॉल्व करेंगे तो तब जाके आपकी जो इक्वेशन होगी जल्दी से बैलेंस हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि ये तीर है, तीर के दोनों तरफ जो है इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो Ba यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे भी Ba एक है, तो यहाँ पे जो बेरियम है वो बैलेंस है। अब यहाँ पे क्लोरीन देख लेते हैं, यहाँ पे Cl2, यहाँ इसके 2 एटम है बट इसका 1 एटम है। अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे से लगाएंगे, कभी भी हम पीछे से नहीं लगाते हैं। जो भी अगर हमारे ये जो नंबर हैं हमें बैलेंस करना होता है, कभी भी हम आगे पीछे से नहीं लगाते हैं, हम हमेशा जो है आगे से इसको लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे हमारा Cl2 था, अगर हम यहाँ पे HCl2 करते हैं तो ये हमारा कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होता। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से होता है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, क्लोरीन को बैलेंस कर दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन है। तो हमारी जल्दी से जो बैलेंस ये रिएक्शन थी वो बैलेंस हो गई। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे
अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी दूसरी जो है हमारी यहाँ पे समीकरण यानी इक्वेशन दी गई है। मैंने पहले ही कहा था कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहले बैलेंस ना करें। सबसे पहले हम अलग से तत्व लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, आप लिख भी सकते हो ऊपर, जैसे एन है, एन यहाँ पे आपका एक है, और कैल्शियम भी यहाँ पे आपका एक है, और यहाँ पे आपका एन जो नाइट्रोजन है उसके कितने हैं, दो एटम है। और लेकिन यहाँ पे एन के कितने हैं, एक है। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम तो यहाँ पे बैलेंस है, कैल्शियम के आगे ये अकेला कैल्शियम है, ये भी अकेला कैल्शियम है, बट जो हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन एक है, बट ये नाइट्रोजन होल टू, यानी कि कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे दो हैं। तो हम सिंपली आगे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू लगा देते हैं। तो हमारा अब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। चलिए अब हम जो है हम हाइड्रोजन गिन लेते हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हमारे दो दो ये हो गए, और ये होल टू, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी दो हो गए। तो ये कुल मिला के यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए। अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन दो होते हैं, तो यहाँ चार है, तो हम यहाँ पे अभी क्या कर लेंगे, आगे से दो लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे थ्री है। अब ये टू का मतलब क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन भी टू हुआ, और नाइट्रोजन भी टू हुआ, ऑक्सीजन भी टू हुआ, बट ऑक्सीजन के यहाँ पे थ्री भी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, टू थ्री जा सिक्स। अब यहाँ देखते हैं होल टू है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, होल टू मतलब दो, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के ऑक्सीजन ये जो अभिकारक हैं कुल मिला के कितने हो गए, छः सात आठ, आठ हो गए। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन थ्री है, फिर ये होल है तो उसका मतलब इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे करेंगे थ्री टू जा सिक्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन वन है, तो यहाँ पे आगे से टू लगा है, तो यहाँ पे चार तो हाइड्रोजन हो गए, बट ये जो ऑक्सीजन है इसके आगे से टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब टू, यानी कि सिक्स प्लस टू कितना हो गया, एट। तो आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप।